नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ की, जहां राज्य सरकार यूक्रेन में फंसे लोगों को प्रदेश वापस लाने के लिए एक्टिव हो गई है। दिल्ली के छत्तीसगढ़ हाउस में इसके लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसके जरिए फंसे लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही थी, जिसके बाद सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए और फिर दिल्ली से हेल्प डेस्क शुरू की गई है। ऐसे में आज चर्चा इसी पर कि यूक्रेन में छत्तीसगढ़ के कितने छात्र फंसे हुए हैं और उनमें से कितने वापस आ गए हैं और जो वहां पर फंसे हैं उनके लिए आगे क्या प्रयास हो रहे हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। युद्ध के मुहाने पर खड़े यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों और लोगों के लिए मदद की कोशिश शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में यूक्रेन मामलों के लिए एक हेल्प डेस्क शुरू किया है, जहां फंसे हुए लोग घर वापसी के लिए संपर्क कर सकते हैं। हाँ, हमें डर है क्योंकि वहाँ युद्ध छिड़ने वाला है, तो हमें तो डर लगे रहेगा क्योंकि बेटे को इंडिया से भेजे हैं पढ़ने के लिए, इतना दूर भेजे हैं और रात को तो बात होती है। बता रहे थे बच्चे भी कि स्थिति सामान्य है अभी, मम्मी करके बता रहे थे, और जैसा भी स्थिति होगा वैसे हम लोग बताएंगे करके बताए हैं बच्चे लोग। और 6-7 बच्चे हैं अपने बिलासपुर जिले के। जब से दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हुई, तभी से इसकी मांग हो रही थी। अब सरकार एक्शन में आई है। अपना लड़का यूक्रेन में पढ़ रहा है। ये कल शाम को बात हुआ अपने बेटे से कि अब स्थिति को देखते हुए बच्चे बोल रहे हैं कि अब वो अपना भारत वापस होंगे। तो हम लोग भी चिंतित हैं कि अब वो गहराई होते जा रही है दोनों देशों में। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि बच्चे सकुशल अपना भारत वापस हो जाएं। सरकार के इस प्रयास से उन परिवारों को राहत की सांस मिली है जिनके परिवार के सदस्य यूक्रेन में नौकरी करने या फिर पढ़ाई करने गए हुए हैं। फिलहाल प्रदेश में कितने लोग यहां फंसे हैं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि अब हेल्प डेस्क जारी होने के बाद सभी लोगों की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और सभी को प्रदेश वापस लाया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। इसके अलावा हमारे साथ सलील राय जी हैं, यूक्रेन से वो लौटे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सलील, आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप यूक्रेन से कब लौटे, क्या स्थिति है वहां की अभी? जी धन्यवाद। मेरा यूक्रेन से 16 तारीख को फ्लाइट था और मैं 17 तारीख को सुबह दिल्ली पहुंचा था और 18 तारीख को अपने घर पहुंच गया था। और जहां तक रही बात स्थिति की, तो जब तक मैं वहां था तब तक तो स्थिति यहाँ सामान्य ही लग रही थी, क्योंकि मैं कीव शहर में रहता हूँ जो राजधानी है। तो वहां तो इतना मतलब तनातनी का माहौल लग नहीं रहा था, जितना दिखाया जा रहा था उतना वहां लग नहीं रहा था। किस तरह की परेशानियां हैं? ये कहा जा रहा था कि फ्लाइट्स काफी महंगी हो गई हैं और डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल पा रही। इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्या आपको भी वहां पर? नहीं, मेरा क्या है ना, मैं फ्लाइट कुछ पहले बुक कर लिया था। मैं 11 तारीख को फ्लाइट बुक कर लिया था। जब यूएसए बोला था अपने लोगों को कि एम्बेसी बंद कर रहा था, आने को बोला, तो मैं बोला बुक करने में ठीक है। इसलिए मुझे तो टिकट उतने ज्यादा महंगा मिला नहीं तो बाद में क्या हुआ, जब वहां के राष्ट्रपति द्वारा इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला गया कि हम 16 तारीख को एक अपना एकता दिवस मनाएंगे, झंडा फहराएंगे, क्योंकि उस दिन रसिया आक्रमण करने वाला है। तो जब 14 तारीख को पोस्ट डाला, उसके बाद लोग पैनिक करने लगे थे। जो बच्चे क्यू में थे वो भी पैनिक करने लगे थे, जिसके कारण फिर ज्यादा से ज्यादा टिकट बुक हो रहा था। तो जिस फ्लाइट का टिकट मेरे को 25,000 में मिला था, वही फ्लाइट का टिकट बाद में 14 तारीख को 70,000, 80,000, यहाँ तक 1 लाख का भी हो गया था। सलील, आप ये कह रहे हैं जब तक आप वहां थे तब तक स्थितियां काफी हद तक सामान्य थी, लेकिन क्योंकि ये गतिरोध काफी दिनों से चल रहा है तो इसका किसी तरह का असर आपकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। और ये भी कहा जाता है कि अगर
एम्बेसी की परमिशन नहीं है तो आप लोग वहाँ से अगर आ जाते हैं तो यूनिवर्सिटी का फाइन भी बहुत हैवी होता है जो छात्रों पर लगता है। तो इस तरह की कोई बात है वहाँ पर, और किस तरह का सपोर्ट वहाँ पर जो एम्बेसी है उसकी तरफ से मिला है? क्या पेचीदगियाँ हैं छात्रों के सामने अगर वो वापस नहीं आ पा रहे हैं? पूरा जो प्रोसेस है वो आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे। क्या है ना कि जब तक हमारी एम्बेसी बोल नहीं रही थी कि जाओ, तब तक यूनिवर्सिटी भी नहीं मान रही थी। यूनिवर्सिटी का कहना था कि जैसे बाकी जगह के जब एम्बेसी बोल दिए जाने के लिए तभी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के लिए मतलब राजी हुआ, वो भी इस आधार पे कि उसका कहना था कि आप पूरा इस सेमेस्टर का फीस पे कर दीजिए और जो 2-3 डॉक्यूमेंटेशन का काम था वो करवा लीजिए, तभी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के लिए तैयार होगा, नहीं तो ऑनलाइन के लिए पहले नहीं मान रही थी यूनिवर्सिटी। तो अब आप लोगों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, पढ़ाई में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है? नहीं, पढ़ाई हमारी ऑनलाइन चल रही है, पढ़ाई में से कोई बाधा नहीं है। मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊं, एक सवाल और सलील आपसे, आपके साथ और भी छात्र हैं जो वहां से आए होंगे और आपने कहा कि आपने टिकट पहले बुक कर लिया था, तो किसी डर की वजह से वहां जो स्थितियां बन रही थी उसकी वजह से, या आपको आना था इस वजह से आपने पहले बुकिंग कराई और आप लौटे हैं देश? नहीं, आना तो था मेरे को, पर इतना जल्दी नहीं आना था। क्या है, 4th ईयर के क्लासेस कुछ ऑनलाइन चल रही थी, आना था क्योंकि एक इंजरी था मेरा, इसलिए आना तो था मेरे को, पर इतना जल्दी मैं आया सिर्फ और सिर्फ वहाँ की यही स्थिति के कारण, क्योंकि यहाँ पापा का कहना था मेरे कि जब स्थिति ऐसा हो रहा है तो आप लोग आ जाओ, वहाँ रुकने का फायदा क्या है। सुरेंद्र शर्मा जी, छत्तीसगढ़ और मेरे बाकी दोस्त लोग भी सब आने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक कुछ आ गए हैं। ठीक सलील, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुरेंद्र जी, कुछ छत्तीसगढ़ सरकार डेटा खंगाल पाई है कि यहाँ से कितने बच्चे हैं या कुछ और पर्पज से लोग यूक्रेन में गए हों और वो वापस आने की कोशिश में हों? ऐसे कितने लोगों से आप लोग संपर्क साध पाए हैं अभी तक? देखिए लोकेन जी, निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में यूक्रेन जो है एक एजुकेशन हब के रूप में डेवलप हुआ है और काफी बच्चे हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ से भी और हिंदुस्तान से भी वहां पर मेडिकल की शिक्षा लेने या अन्य प्रकार की जो स्पेशल एजुकेशन लेने के लिए यूक्रेन जाते रहे हैं। वहां पे काफी अच्छी संभावनाएं यूनिवर्सिटी में है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ से जाते हैं और कुछ लोग वहां पर पढ़ाने भी अब जाने लग गए हैं, क्योंकि वहाँ की भाषा, वहाँ के तौर तरीके वो सब लोग सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो मगर अभी उसका कोई डाटा मेरी जानकारी में बिल्कुल कोई परफेक्ट डाटा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने इन सारी परिस्थितियों को जैसी संज्ञान में आया, क्या पता क्या परिस्थिति वहां निर्मित होती है, मगर सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसे एक तरह से वातावरण बन रहा है कि वहां पर बस युद्ध छिड़ने वाला है। ईश्वर करे युद्ध की स्थिति न निर्मित हो, हमारे लिए, भारत के लिए, रूस के लिए, यूक्रेन के लिए या विश्व के लिए इस तरह के युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न होना ठीक नहीं है। राज्य सरकार की बहुत भूमिका मानते हैं सुरेंद्र शर्मा जी आप, क्योंकि आप लोगों ने हेल्प डेस्क बना दी, आप लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट हमें ये नहीं पता है कि हमारे बच्चे कितने हैं छत्तीसगढ़ में, तो हम क्या डेटा केंद्र को दे पाएंगे उसके बाद? नहीं, दरअसल में देखिए, जो हेल्पलाइन जो बनाए हैं उसकी जो जानकारी वहाँ के एम्बेसी को भी दे दी गई है, दिल्ली की मतलब यूक्रेन के एम्बेसी को भी दे दी गई है, दिल्ली के एम्बेसी को दे दी गई है। और एक बात समझ लीजिए, ये सारी चीजें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामंजस्य, विदेश मंत्रालय के सामंजस्य से चलता है। अब इसमें जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, राज्य सरकार ने अपनी भूमिका जहां तक निर्धारित की है, जैसे हमको जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं और उनको किसी तरह की परेशानी है, उस परेशानी को दूर करने का, अगर उनको आने जाने की व्यवस्था या किसी तरह की व्यवस्था की आवश्यकता होगी, आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोविड के समय भी छत्तीसगढ़ से तमाम जगह बस भेज के हमारे मजदूरों को जम्मू कश्मीर से तक से लाया गया था, असम से लाया गया था। तो अपने देश की बात हो गई तो थोड़ा सा यह मामला, क्योंकि विदेश कहा जाता है, इसमें और भी मिनिस्ट्रीज जुड़ जाती है हमारी। ठीक, केंद्र के मामले में एम्बेसी की और विदेश मंत्रालय के सहयोग की आवश्यकता होगी और वो निश्चित रूप से सहयोग करेंगे, इसमें कोई दलील वाली बात नहीं है। बच्चे हमारे देश के हैं
और उनको सुरक्षित लाना राष्ट्र की भी जिम्मेदारी है, राज्य की भी जिम्मेदारी है। और मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इसके संबंध में बहुत तेजी के साथ कदम उठाए हैं। और इससे निश्चित रूप से एक बात तो जरूर हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे यूक्रेन में है या छत्तीसगढ़ के जो भी नागरिक यूक्रेन में है, वो इस बात को समझ लें कि छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ है, आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। आपको लाइन दिया गया है, उसमें आप गणेश शंकर मिश्रा जी से टेलीफोन के द्वारा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और आपको अगर किसी भी किस्म की दिक्कत होगी तो उसके समाधान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से प्रयत्न करेगी और आपके समाधान करेगी, आप निश्चित रहिए। सलील के पास मैं आ रहा हूं दोबारा से। सलील, जिस यूनिवर्सिटी में आप वहां पर पढ़ रहे हैं, वहां पर भारत से और कितने बच्चे हैं आपके साथ जो पढ़ते हैं? इस तरह का कोई डेटा आपके पास है? और उसमें से जो बच्चे अभी वहां पर हैं, उनसे किसी तरह का कोई संपर्क हुआ है आपका कि उन्हें अब किस तरह की परेशानी आ रही है वहां पर? क्या है, हमारी यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है ओ बोगोमोलिट्स। ये कीव शहर में है और ये बहुत बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। वहाँ हमारे भारत देश के कम से कम 3000 बच्चे हैं। और जहाँ तक बात रही मेरे जो वहाँ बच्चे हैं, तो मेरे कई दोस्त अभी भी वहाँ हैं। क्या है, पहले कुछ लोग आना नहीं चाह रहे थे। उनका कहना था कि चाहे जो भी परिस्थिति हो हम यहीं रुकेंगे, क्योंकि आने जाने में खर्चा बहुत लग जाता है और फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस बहुत हो जाते हैं। इसलिए वो चाह रहे थे वहीं रुक के पढ़ाई करें। तो अब गणेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको डिबेट में लाना चाह रहा हूँ। नोडल ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ स्टेट, और जो यूक्रेन का इशू चल रहा है इस वक्त। गणेश जी, किस तरह से आप जुड़ रहे हैं बच्चों के साथ, किस तरह की मदद मुहैया करा रहे हैं उनको? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आज से शुरू किया है फैसिलिटेशन सेंटर माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के पहल पर, जिसमें जो फीडबैक हमें मिल रहा है पेरेंट्स से या वहाँ से या दूतावास से, वो सब हम एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, ताकि जब वो हिंदुस्तान आए तो उनको जो फैसिलिटेट किया जा सकता है वो हम लोग कराएं। और अभी तक सुबह से हम लोग दोपहर से कर रहे हैं, तो करीब 20 पेरेंट्स ने, 20 से अधिक लोगों ने कांटेक्ट किया है इसके लिए। और हम उनको जो भी जानकारी हमारे पास मिल रही है अलग अलग के माध्यम से, तो हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। एक गणेश जी, जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि जो एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो आने जाने का खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है। तो उसमें कोई रियायत दी जा सकती है क्या? बच्चों को उसका खर्च राज्य सरकार उठाए, इस तरह की कोई कोशिश हो रही है क्या? क्योंकि यही शायद सबसे बड़ा मसला भी है इस वक्त बच्चों के सामने। बात तो सही है, उसमें अगर कोई मदद हो पाएगी तो भारतीय दूतावास के माध्यम से या भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय से हो पाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट का रोल तो तब होगा जब वो दिल्ली या आएंगे, तो उनको जो फैसिलिटेट करना होगा उसमें करेंगे। तो जैसे जैसे समस्या आ रही है उसके लिए भी अलग अलग स्तर पर विचार होगा। और अभी तो स्थिति यह है कि वो फ्लाइट जो बंद थी वो फ्लाइट शुरू कर दी गई हैं एयर इंडिया की, और ये भी है कि कई फ्लाइट और बढ़ाने की जैसी आवश्यकता पड़ेगी तो एयर इंडिया के माध्यम से कुछ फ्लाइट और बढ़ाई जाएंगी। वो प्रयास हो रहा है कि फ्लाइट उनको अवेलेबल हो, जो छात्र या छात्राएं आना चाहते हैं हिंदुस्तान वापस, उनके लिए वो रहे। क्योंकि पिछले 24 घंटे में स्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं गणेश जी, तो पेरेंट्स जाहिर बात है और ज्यादा पैनिक हुए हैं इस सिचुएशन को देखते हुए। ऐसा तो नहीं है, पेरेंट भी समझदार हैं, उनको भी परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं और हम लोग भी उनको सांत्वना दे रहे हैं कि ऐसी कोई नहीं है। लेकिन यह है कि जो भी अवेलेबल फ्लाइट हो, क्योंकि आज 22 फरवरी को भारतीय दूतावास यूक्रेन में कीव में उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप भारतीय छात्रों को यूनिवर्सिटी के उसका वेट ना करें और वो टेम्परेली थोड़े समय के लिए मूव कर सकते हैं तो कर लें। तो उस एडवाइजरी को अमल में लाते हुए पेरेंट्स भी ढंग से कोशिश कर रहे हैं लाने की। और फ्लाइट और इसके अलावा एयर इंडिया के अलावा और भी कई एयरलाइन हैं जो अलग अलग कनेक्शन से हिंदुस्तान लाने के लिए लगी हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, वैसे तो देखिए बहुत कम रोल है इसमें राज्य सरकार का, लेकिन जो छात्र चाह रहे हैं कि राज्य सरकार अगर अपनी तरफ से मदद कर सकती है
तो इनके आने का अगर एक्सपेंस उठा सके, खासकर अगर अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट भी ये कोशिश करें, बच्चे तो पूरे देश के हैं, पूरे देश के छात्रों की फिक्र है, लेकिन अगर हर स्टेट गवर्नमेंट उनका कुछ खर्च एक्सपेंस कर सकती है तो शायद उन्हें मदद हो सकती है। इस तरफ कोई कदम उठाने की सोच रही है छत्तीसगढ़ सरकार, क्योंकि टिकट्स बहुत महंगे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का सबसे पहल जो पूरे हिंदुस्तान में हुई, भारतवर्ष में, कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ ने अपना ये फैसिलिटेशन सेंटर दिल्ली में शुरू किया। तो हम लोग अपने साधन जुटा रहे हैं, अपने सब टीम के साथ लगे हुए हैं, सबका डेटा जो है इकट्ठा करके हम कल जो भारतीय दूतावास है कीव में यूक्रेन में उनको भेजेंगे हम, विद रिक्वेस्ट कि इन छात्रों को जिन्होंने हमसे संपर्क किया है उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो लोग वहाँ प्रयास करें। ठीक, सुरेंद्र शर्मा जी से मैं इसका जवाब लेना चाह रहा था। गणेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके कैसे पास। बनती है, कैसे शासन की पहल पर और चीजें होती हैं। ठीक, अभी तो हम लोग शुरुआत की है और प्रयास कर रहे हैं कि जितना। सुरेंद्र जी इसका जवाब देना चाहेंगे आप? सुरेंद्र जी। जी जी, निश्चित रूप से जैसा कि गणेश शंकर मिश्रा जी ने कहा कि सबसे पहली पहल छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, और आगे आगे बात निश्चित रूप से समझिए लोकेश जी, जब हमारे देश के बच्चे बाहर हैं तो निश्चित रूप से अगर कठिन ज्यादा परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी। अभी उस तरह परिस्थितियां निर्मित नहीं हुई है। अगर मान लो ज्यादा परिस्थितियां कठिन निर्मित होती है तो उस वक्त केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार मिलकर के जो भी आवश्यक कदम होगा वो निश्चित रूप से उठाएंगे, और छत्तीसगढ़ को अपने बच्चों को लाने के लिए जो भी केंद्र का निर्देश होगा या जो अन्य राज्य पहल करेंगे उससे आगे बढ़ के छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी इस विषय में हमेशा कई मामलों में आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के निवासियों की सुरक्षा, उनकी सलामती और इन सारी चीजों को लेकर के छत्तीसगढ़ की सरकार हमेशा सजग रहती है। और जैसा कि अभी मिश्रा जी ने बताया कि सबसे पहले पहल हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, और अन्य राज्यों के साथ में अन्य राज्य भी के भी बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे स्थितियां निर्मित होगी और जो भी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से सरकार निश्चित रूप से कदम उठाएगी, उस पर विचार करेगी। सलील, क्योंकि कीव की भी हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं और वहाँ तो हालात बहुत सामान्य से नजर आते हैं, तो जो पेरेंट्स यहाँ पर हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे कि वो ज़्यादा चिंता ना करें? और क्या बराबर आप लोगों का कांटेक्ट एम्बेसी से हो पा रहा है, कम्युनिकेशन बराबर है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, या किसी तरह का डर और भय तो नहीं है वहाँ पर बच्चों के अंदर? नहीं नहीं, ऐसे कोई भय नहीं था। जब तक मैं वहाँ था तब तक स्थितियाँ बहुत नॉर्मल थी। अभी भी स्थितियाँ नॉर्मल है, अभी भी लोगों को मतलब दैनिक जीवन का सामान आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक बात रही एम्बेसी से संपर्क की, तो एम्बेसी से संपर्क भी हो पा रहा था, उसमें भी कोई वो बात नहीं है। और वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज मैं और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको किसी तरह के आश्वासन मिल रहे हैं, उनकी मदद के लिए लोग कम्युनिकेशन की जा रही है यूक्रेन गवर्नमेंट की तरफ से, खासकर बच्चों को, कि वो किसी तरह से डरे नहीं? नहीं, यूक्रेन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई मदद तो नहीं मिल पा रहा है, पर यूक्रेन गवर्नमेंट बोल ही रहा है कि चीजें नॉर्मल है, बच्चे पैनिक ना करें। सलील, क्योंकि आप यूक्रेन में रहे हैं और अब तो तस्वीरें देखकर एक डर सा लोगों के अंदर जा रहा है, किस तरह का माहौल अमूमन रहता है वहां पर बच्चों के लिए, और यूक्रेन को ही ज्यादातर बच्चे क्यों चूज कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए? क्योंकि हमने देखा है बड़ी संख्या में बच्चे वहां पर जाते हैं, और खासकर एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए। इसकी कोई खास वजह है? जी, क्या है ना, यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज बाकी कंट्रीज के यूनिवर्सिटीज की तुलना में अच्छी हैं, और एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहता है यूक्रेन का, इसीलिए बच्चे ज्यादातर यूक्रेन प्रीफर करते हैं बाकी देशों की तुलना में। तो ओवरऑल देखें तो कंट्री में कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है, पीस है वहां पर, काफी डरने ऐसी बात नहीं है? नहीं, बहुत पीसफुल कंट्री है, इसे कोई डरने वाला बात नहीं। वहाँ के आदमी भी बहुत अच्छे से रहते हैं, ऐसा कोई कभी समस्या का सामना हम लोगों को करना नहीं पड़ा है। बहुत पीसफुल कंट्री है। और अभी क्योंकि आपने कहा कि ऑनलाइन क्लास चलेंगी, तो वो शुरू हो गई हैं, जो वहां पर बच्चे हैं क्या उन्हें अभी भी यूनिवर्सिटी जाना पड़ रहा है, या अब सबके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, जो वहां पर हैं उनके लिए भी और जो अपने देश आ गए हैं उनके लिए भी?
नहीं, जहाँ तक मुझे आइडिया है तो जितनी यूनिवर्सिटीज मैं जानता हूँ वहाँ तो क्लासेस ऑनलाइन चालू हो गई हैं। वो बस कुछ डॉक्यूमेंटेशन करवाने को बोल रहे हैं उन लोग और एक फीस पटाने को बोल रहे हैं अपने इस सेमेस्टर का, बस। उसके बाद एक आप एप्लीकेशन लिखिए कि आपको क्लासेस ऑनलाइन चाहिए, मैं अपने देश जाना चाहता हूँ, उसके बाद क्लासेस ऑनलाइन लग रही हैं। और कुछ सलील ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो पैनिक कर जाएं और वहां से किसी तरीके से आ गए हैं और यूनिवर्सिटी से उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया, तो क्या वो भारत से रहकर भी ऑप्शन रहता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन अपना कर दें? नहीं तो उनको फिर हो सकता है कि दिक्कत हो आगे जाकर उनके कोर्स को आगे बढ़ाने में। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। जो यहाँ आ भी गए हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में इतना ज्यादा नहीं था। मेन है कि आप फीस पे कर दीजिए और उसके बाद एक नोस्ट्रिफिकेशन करके होता है जो थर्ड ईयर के बच्चे रहते हैं उनके लिए, तो नोस्ट्रिफिकेशन आप करा सकते हैं। ज्यादातर थर्ड ईयर के बच्चे पहले ही करा लेते हैं। अगर आप नहीं भी कराए हैं तो आपका हो जाता है, यहीं से हो जाता है, अगर कोई आपके जान पहचान का वहाँ है तो। चलिए, समय इतना ही है। सलील तो ये कह रहे हैं कि वो तो थोड़े पहले आ गए थे, लेकिन माहौल कम से कम राजधानी में यूक्रेन की अभी शांत है, बच्चे इतने डर नहीं रहे हैं और भारत सरकार की तरफ से भी कुछ फ्लाइट जा रही हैं वहां पर, तो जल्दी ही बच्चे वापस लौट आएं क्योंकि स्थितियां तनावपूर्ण तो हो रही हैं धीरे धीरे। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार भी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कि जो बच्चे यहाँ पर आएँ उनको ठीक से फैसिलिटेट किया जा सके, उनको यहाँ पर आकर सुविधाएं मिल सकें। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।